नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश में चुनावी शोर है और सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक बटोरने की कोशिशों में लगी हैं। अपने लिए वोट बैंक बटोरने के साथ ही दूसरी पार्टियों पर तंज कसने में भी पूरी मेहनत कर रही हैं। सभी पार्टियां जीत के दावे भी जनता के बीच करती नजर आ रही हैं और इस बीच हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने सुशीला भवन में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार रणजीत चौटाला के दफ्तर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के लिए दम भरने का भी काम किया और ये पीएम मोदी को एक बार फिर से देश का पीएम बनाने के लिए लोगों से वोट की अपील की। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को जुमला बता रही हैं। लेकिन हिसार में ही मनोहर लाल ने कहा कि हमने नायब सैनी को निवेदन किया कि आप मुख्यमंत्री का पद संभालें। उन्हें मनाने के लिए 2 दिन लग गए। दूसरी पार्टियों में कुर्सी की मारामारी होती है, लेकिन ऐसा केवल भाजपा में ही हो सकता है। इस बहाने उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधने का काम भी किया और वहीं दूसरी तरफ जेजेपी कांग्रेस पार्टी को डरी हुई पार्टी बता रही है। झज्जर में पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 10 सीटों पर पार्टी जल्द करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। लेकिन साथ ही कांग्रेस पर भी इस दौरान उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता डरे हुए हैं। कांग्रेस का ये आखिरी चुनाव है और कांग्रेस को लेकर ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के पास न तो कोई नीति है और ना ही कोई विजन है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके पास देश सेवा का संकल्प और विकसित भारत का संकल्प है। साथ ही चुनाव से पहले सावित्री जिंदल और पूर्व मेयर राजलीवाला सहित कई लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं और इस अवसर पर पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने भाजपा हाईकमान का आभार भी जताया है और कहा है कि परिवार में शामिल करने के लिए वो आभारी हैं। 2014 से पहले अगर हम हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, परंतु आज ना तो कहीं पत्थरबाजी दिखाई देती है। पत्थरबाजी तो दिखाई नहीं देती, परंतु अगर कोई आतंकवादी एलओसी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करके उसको पीछे ही भेज दिया जाता है। ये ऐसी मजबूत सरकार आज देश के अंदर काम कर रही है। देखो, कांग्रेस के अंदर एक चीज़ तो साफ सामने आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस के जिनको हम दिग्गज कहा करते थे वो सारे डर रहे हैं और ये चीज़ साफ कर देती है कि कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है और जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन ने मना किया है हरियाणा के अंदर, ये साफ दिखाता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं घबराहट। ये 400 पार वाले हैं, इनको सबक देंगे। वहीं जो एसवाईएल का विरोध करने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ से खाली हाथ लौटाने का काम है। कुरुक्षेत्र की सीट अब की बार इंडियन नेशनल पीपल पार्टी जीतेगी। प्रगति विकास 36 बिरादरियों के लिए जब सब इकट्ठे बढ़ते हैं आगे तभी खुशहाल वातावरण होता है। चौधरी 10 साल डबल इंजन की सरकार, जो ये जुमलों में तो बहुत आगे हैं, डबल इंजन की और ये और वो, ज़मीनी रूप पे उन्होंने करा क्या है। और आप देखिएगा किस प्रकार से, क्योंकि ये आज ये जो जितनी भी उन्होंने उथल पुथल इन्होंने करी है हरियाणा के अंदर, बिल्कुल आखिरी में इन्होंने चीफ मिनिस्टर को बदला, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि इनको पता है ज़मीनी हकीकतें इनके पास, इनको सामने दिख रहा है कि इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। मुद्दे क्या है इनके पास? 400 पार। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूँ। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीपू पौड़िया जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत कमल हांडा जी आपके साथ। चुनाव है, ऐसे में जुबानी हमले जो हैं वो होते हैं, लेकिन कांग्रेस ज्यादातर घिरती हुई नजर आती है। एक तरफ बीजेपी है, सीएम साहब कहते हैं कि भाई कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। दूसरी तरफ आप जेजेपी भी ये कहती है कि कांग्रेस का ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या जवाब देंगे इनको?
जी ज्योति जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ताओं का नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार। औरों के ख्यालात की क्यों लेते हैं तलाशी, एक अच्छी जगह झांकने को अपना गिरेबां भी है। बहुत आसान होता है अपनी गर्द दूसरों पर झाड़ देना, अपने गिरेबां में भी कभी झांका करें। और एक चीज और, खुद को खुदा कहने वाले हर बात एक बात भूल जाते हैं। खुद को खुदा कहने वाले एक बात भूल जाते हैं, गलतफहमी के शिकार हैं ये। हम तो बस उन्हें याद दिलाते हैं, नारे 400 पार के, कैंडिडेट सब उधार के। तो ये जो हमारे बारे में बातें करती, मैं पहले ही बहुत बार हर चैनल पर बोलती हूँ कि बिना कांग्रेस के इनका कोई वाक्य ही पूरा नहीं होता। कोई भी कैंडिडेट ले लो, चाहे वो जेजेपी का है चाहे आपका बीजेपी का, ये दोनों तो खास ही लेते हैं। और कभी कभी INLD वाले भी ले लेते हैं, फिर वो जवाब भी ले लेते हैं उसके। खैर, मैं पूछना चाहूंगी कि नारा 400 पार का करके ये जरा उसकी इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात कर लें, हरियाणा में इनके मुद्दे क्या रहेंगे उसकी बात कर लें। थोड़े से मुद्दे मैं आपको गिनाना चाहूंगी ज्योति जी, आपकी इजाजत है मुझे? जी, इन्होंने बता दें क्या काम किया है। हर बात के लिए तो ये श्रेय देते हैं अपने प्रधानमंत्री को, जो केंद्र में बैठे हैं। वैज्ञानिक भी बनते हैं, नाली की गैस से चाय बनाते हैं, 1+20² करते हैं, रडार पर बादल आ जाए तो फायदा होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो रक्षा में इन्होंने कितना युवाओं को कितना निराश किया जो देश की सेवा करना चाहते थे। अग्निवीर योजना लिया जो सिर्फ 4 साल की है। यूक्रेन में भी इन्होंने लोग भेजे हमारे युवा, जो कि जिनकी वीडियो इस सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि हमें तो बंदूक पकड़ने नहीं आती, हमें फ्रंट लाइन पे भेज दिया है, मारने के लिए भेजा आपने इजराइल में युवाओं को और यूक्रेन वगैरह में। और पहलवान बेटियों के साथ आपने क्या किया, खेल कूद के साथ आपने क्या किया, महंगाई आपने कितनी बढ़ा दी, युवाओं को रोजगार आपने नहीं दिया, महिलाओं का जो बुरा हाल किया आपने वो हमारे प्रदेश में नहीं देश में पूरे विश्व ने देखा है। ठीक है, महंगाई की इतनी मार, और आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सरकारी कर्मचारी और बेरोजगारी अपने उच्चतम पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे है इस टाइम लास्ट 50 ईयर्स में। और ये कहते हैं हमने रोजगार दे दिया। रोजगार भाई प्रवक्ताओं को तो मिल गया, वो तो मुझे पता चलता है, दिखता है कि इनके झोली में डल जाता होगा, लेकिन बेरोजगारी का हाल बहुत खराब है। पहली बात वो सब ठीक है, लेकिन हाँ सुनिए तो ठीक है, आगे इन पर चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जेजेपी भी बीजेपी भी सब कांग्रेस पर ही क्यों कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस ही बार बार क्यों गिरती हुई नजर आती है? देखिए, चोर चोर लुटेरे भाई हैं। मैं तो कहूंगी जेजेपी और इन्होंने 4.5 साल में खूब भ्रष्टाचार किया, और अब जो है अभी भी ये कह रहे हैं ना कि हट गया, मतलब दुष्यंत सावित्री जिंदल जी बीजेपी में शामिल हो गई, कई सारे और भी लोग हैं जो उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए, तो इस पर क्या कहेंगी? अरे ज्योति जी, मैंने उस पर क्या कहना है। ईडी या CBI का छापे से आपने आपको अभी पता तो होगा ही होगा कि जो गोरख धंधा चलाया था इन्होंने RTI के दायरे से बाहर रखा था। चंदा दो, धंधा लो, चंदा नहीं दोगे तो मैं ईडी का फंदा डाल दूंगा। तो ये इनके हाल है, RTI के दायरे से बाहर रखा तो ईडी CBI का है, मैं तो स्पष्ट कह रही हूँ मैं। और राहुल जी ने तो ऐसे भी कहा जिसको जाने अभी चला जाए, हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो डर के पाला, मतलब जिसे कहते हैं पलटी मार लें, हमें ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात ये कि इन्होंने, मैंने कहा ना, इनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं कि मुद्दे पर बात करें, रोजगार पर बात करें, महंगाई पर बात करें, शिक्षा पर बात करें, स्वास्थ्य पर बात करें। इन्होंने और किसानों के साथ इन्होंने कितना बुरा व्यवहार किया, दुश्मनों की तरह से। शायद तो दुश्मनों के लिए भी नहीं करता होगा। 7 लेयर बैरिकेडिंग, 750 किसानों की हत्या ये पहले कर चुकी है सरकार, गलत 3 काले कानून लाकर। अभी 4 किसानों को अभी मारा। 7 लेयर बैरिकेडिंग आपने किस लिए की? क्या वो दुश्मन थे हमारे देश के? उसका जरा बताएं मुझे जरा, जेजेपी के प्रवक्ता। और जेजेपी का वजूद की बात भी मैं कर दूं जरा। इनके जो है राजस्थान में जब इलेक्शन थे, 16 बसें झूठ बोलकर महिलाओं और बच्चों को कि आपको खाटू श्याम की यात्रा कराएंगे और सालासर ले जाएंगे। 2 दिन बच्चों को, महिलाओं और बच्चों को भूखा रखा। इतने जालिम, इतने संवेदनहीन, इतने हृदयहीन है ये लोग कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो इनका वजूद खुद का क्या है? परिवार में इनके फूट है। हमारे तो कह देते हैं शैलजाज गुट है, फलाना गुट है, फलाना गुट है। इनके भी तो भाजपा भी तो देखिए ना, इनके अनिल विज गुट है, अरविंद शर्मा गुट है, राम इंद्रजीत गुट है। इनके गुट कितने कम है? मुझे ये बता दे कि इन्होंने काम क्या किया। नकली बीज, नकली कीटनाशक, नकली खाद। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, यूरिया का कट्टा जो 400 का मिलता था 50 किलो का 2014 में, इन्होंने 1450 में 40 किलो कर दिया, यानी कि 10 किलो वहां से भी इन्होंने चोरी कर ली कि भाई हाँ हम कम दे दें। मतलब इनको सिर्फ पैसे और पैसों की पड़ी और किसी का कुछ नहीं है। इसीलिए तो सरकार इनकी घबराई हुई है। कांग्रेस पर बात तभी करेगी क्योंकि जब इनको खुद को अंदर खोखलाहट है। दूसरी इन्होंने एक बड़ी गलती और कर दी, अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उनका शुगर लेवल इतना हाई है कि अगर उनको कुछ हो गया तो ये सरकार जिम्मेदार होगी और इनको लोग छोड़ेंगे नहीं। फिर
ये मैं बता दूं इनको। चलिए, ये ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इस पर। और लिया पैसे कितने, जो कि 5 की नोट दीजिएगा। पैसे लेने वाला बैठा है आपका, कहाँ पर बैठा है, डॉक्टर रेड्डी वाला अरविंदो शरद आपका रेड्डी जो है वो था। उसने पहले बार कहा कि मैं तो केजरीवाल से मिला नहीं, उसके ऊपर लोड डाला कि भाई यहाँ तेरे को नहीं मिलेगी बेल। 4.5 करोड़ के बॉन्ड उसने पहले दिए, फिर उसको कहा कि तू केजरीवाल का नाम ले, उसने फिर 55 करोड़ के बॉन्ड और दिए। 60 करोड़, कमाल की बात है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है, हमें पता तो चले कि कहाँ जा रहा है पैसा। और हर जगह तो सिर्फ डबल जारी है, नए लोग भर्ती कर रहे हैं, पुरानों को टिकट दे नहीं रहे। रोहिला साहब बने हुए हैं, ठीक है। हांडा जी, आगे मौका आपको दिया जाएगा, आगे आपको मौका दिया जाएगा। रोहिला साहब सुना आपने कमल हांडा जी को बड़े ध्यान से। हांडा जी लौटूंगे आपके पास। रोहिला जी, आपने बड़े ध्यान से सुना। ऐसे में उनका कहना यह है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए घुमा फिरा करके हर मुद्दे में, हर सवाल में, हर जवाब में आपका कांग्रेस ही सबसे पहले सामने आ जाती है। और कल तो कांग्रेस की प्रवक्ता ये भी कह रही थी कि इनके पास तो लोग भी नहीं है अब चुनाव लड़ाने के लिए। 10 सीटों में से 6-7 सीटों पे तो आप कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव टिकट दे रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को टिकट दे रहे हैं। मैं कमल से निम्नतापूर्वक कहना चाहूंगा, पहले तो अपना ये नॉलेज ठीक करना चाहिए इनको। यूक्रेन में कौन गए थे आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो खाली बकबक नहीं करना चाहिए। नहीं। और सुनिए, मैंने एक दिन पहले भी आपको बोला था, मैंने आपको पहले भी बोला था, इसलिए आप ये प्रवक्ताओं पर अनर्गल आरोप न लगाए, प्रवक्ताओं पर आरोप न लगाए। आपको शर्म आनी चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। आपको क्या दिक्कत आ रहा है? तो आपको क्या दिक्कत है फिर 10 मिनट नहीं देश से चाहेगा जिससे प्रेम आपको, ठीक है, 2 कर लिए रोगे। दूसरी बात, घर इनका टूट रहा है, आरोप बीजेपी से लगाए जा रहे हैं, इनके लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दर्द इनको हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? अगर आप लोग भारतीय अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे, तो ये हमारी ही आपकी कमी है। आपका जो गैंग है ना, हुड्डा एंड SRK गैंग, ठीक है ना, यही वो कह रहे हैं कि आप लोग अपने गैंग पे बात नहीं कर रहे हैं, विज गैंग पे बात नहीं कर रहे हैं। हांडा जी एक बार सुन लीजिए रोहिला जी को। उन्होंने ध्यान से आपको सुना था, इसके बाद आपके पास जब लौटोगे आप अपनी बारी में अपना जवाब दीजिएगा। हांडा जी अपनी बारी में जब आपकी बारी आएगी तब आप बोले, अपना पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एक बार सुन लीजिए उनको, वो बिल्कुल भी बीच में नहीं बोले थे, आपको भी सुन लेना चाहिए एक बार। रमणीक सिंह बिट्टू पंजाब से सांसद है वर्तमान, वो भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कर गए। नवीन जिंदल जी ज्वाइन करके आज उनकी माता जी सावित्री जिंदल जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। आप लोग अपना मंथन क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन इस पर तो वो कह रहे हैं ना रोहिला जी, इस पर तो वो कह रहे हैं कि वो 35 मिनट पहले CBI का डर दिखाते हैं, ED का डर दिखाते हैं और शामिल करके उनको टिकट दे देते हैं। सारी है कहने की बातें। सावित्री जिंदल जी को कौन सा ID कर रहे, रमणीक सिंह बिट्टू को कौन सा ID कर रहे, ये इन बातों में कुछ नहीं है, ठीक है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा पसंद आ रही है, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इनकी 70 सीटें आई थी 2005 में, ठीक है, उसके बाद 40-42 में रह गए थे ये लोग, उसके बाद इनका सुपड़ा ही साफ हो गया। हरियाणा की जनता ने मन बना रखा है, इन लोगों को अब की बार बिल्कुल घर पे जाने का काम करेंगे। और जो प्रवक्ता मोटा आजादी है ना, ये आरोप लगाने के लिए आप लोगों को कोई स्पेस ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि जनता ने आप लोगों को नकार रखा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी श्री नारायण सैनी जी, मनोहर लाल जी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी मुद्दे लेकर जाएगी जनता में। जो हमने 9 साल में डिलीवर किया है, हर 20 किलोमीटर में हम कॉलेज बना रहे हैं, एम्स बन लिए, करनाल हिसार में एयरपोर्ट बन लिया, 1,25,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। लेकिन आप बात है, क्योंकि हुड्डा सरकार में 80,000 दी गई थी, ठीक है ना। आप लोगों में कुछ नहीं बदला करने वाला, क्योंकि आपके यहाँ से आपका मामला खत्म हो गया, सरकार आपको निकाल रखा है। लेकिन रोहिला साहब इस मुद्दे पर ये जो आप बात कर रहे हैं, ये दिया वो दिया, सुनिए रोहिला साहब एक बार सुनिए। आज इनकी कांग्रेस की एक नेता है, 400 बार का, तो वो जनता ने दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किसी नेता ने नहीं दिया। जनता 400 बार लाई है,
ठीक है ना। तो आप लोगों की दुकान बंद है। हरियाणा में आप लोग एक भी सीट नहीं जीतने पाए और फ्री मिलेगी आपसे यही। आप हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत पाओगे। ठीक है, आप सुनेंगे। दोबारा लौटूंगी आपके पास, दोबारा लौटूंगी रोहिला साहब। समय की थोड़ा सा पाबंदी होती है, सभी को बराबर समय देना होता है। हमारे साथ टीपू पौड़िया जी भी बने हुए हैं, प्रवक्ता जेजेपी। रोहिला साहब लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, फिर आप बोलिएगा, अपने पॉइंट आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आपको क्या पता उस चीज का? घोटाला क्या? आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे इन सभी चीजों पर, इन सभी चीजों पर। रोहिला साहब ठीक है ना, अपनी बारी में चर्चा आप कीजिएगा। ठीक है, आगे आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। टीपू पौड़िया साहब से मेरा सवाल है। ठीक है रोहिला साहब, ठीक है, चलिए लौटूंगी आप दोनों के पास, लौटूंगी। टीपू साहब आपसे मेरा सवाल है। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हमारा तो सीधे सीधे जो मुकाबला है वो बीजेपी से है, इनेलो और जेजेपी से हमको कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी कहती है कि कांग्रेस का ये आखिरी चुनाव है, कैसे? देखो ज्योति जी, मैंने कांग्रेस प्रवक्ता की बात को पूरे ध्यान से सुना और मैं आपके सवाल को भी दोहराता हूं कि कांग्रेस ये कहती है। कांग्रेस 2014 में क्या कहती थी, मैं उस बात पर जाना चाहूंगा। फिर 2019 में क्या कहती थी, आज 2024 में क्या कहती है। 2014 में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो ये कहते थे कि कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है, सक्षम है चुनाव लड़ने में। तो 2014 में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में क्या हालत रही, ये सबके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि हम सक्षम है। तो वो क्या हुआ, वो एक सीट जो 2014 में जीते थे वो एक भी चली गई, वो 0 पे आ गए। अब 2024 का चुनाव है, 2024 में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते रहे हम सक्षम है। यही बात कहते रहे, आप जितनी बार भी मीडिया ने बात करी उनका यही जवाब रहा। तो कैसे आम आदमी पार्टी की बैसाखी का सहारा उन्होंने लेना पड़ा एक सीट पर। आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट कांग्रेस को देनी पड़ी। अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, जो कमल हांडा जी, उन्होंने कहा कि जेजेपी का वजूद क्या है। मैं उनको बताना चाहूंगा, एक 9 महीने के अंतराल में बनी एक राजनीतिक दल, जिसने चुनाव लोकसभा का फेस किया, विधानसभा का फेस किया, और लोकसभा के चुनाव में 5% वोट ली, और जब विधानसभा का चुनाव आया तो 17% वोट शेयर हरियाणा की जनता ने उन्हें दिया और 10 विधानसभा की सीटें उन्होंने दी। और उसी पार्टी ने हरियाणा का नेतृत्व किया, सरकार में 4.5 साल रह करके बतौर उप मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता के लिए काम किया। चाहे वो किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट वाली बात हो, चाहे वो जो प्रदेश की आधी आबादी को पंचायती चुनाव में आरक्षण दिलाने की बात हो, युवाओं को 75% का कानून लेके आने की बात हो, छात्राओं की बात हो, जो बस सुविधा की जो फ्री की बात है वो, चाहे वो बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे जो जनहित में, चाहे हरियाणा के निवेश की बात हो, 40,000 करोड़ का जो निवेश हरियाणा प्रदेश में लेकर के आए, किस प्रकार दुष्यंत चौटाला जी मारुति का जो प्लांट है वो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में लेकर के आने का काम किया, इस प्रकार तमाम काम किए। ये तो वजूद की बात है। और रही बात है जो कांग्रेस पार्टी जो बार बार लोगों को ये कहती है कि हम सक्षम है, अभी हाल ही में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान जो मैं सुन रहा था, मीडिया ने बार बार उसको दिखाया, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और उन्होंने नाम लिया कुमारी शैलजा जी सीनियर लीडर है, वो चुनाव लड़ लें, रणदीप सुरजेवाला जी लड़ लें। मतलब पहले तो ये कहते रहे कि हम सक्षम है, अब कह रहे हैं कि तू लड़ ले। मतलब आज कांग्रेस की ये हालत है और कांग्रेस बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, लोकसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल जी जवाब लूंगी, एक बार सुन लीजिए। जेजेपी पार्टी ने अपनी एक सीट पर अपने जो लोकसभा के कैंडिडेट है बिहारी महेंद्रगढ़ से वो डिक्लेयर कर दिया है। और जननायक जनता पार्टी की जो पीएसी की मीटिंग है, जो पहले दौर की वो बैठक वो हो चुकी है, जिसमें लगभग सभी लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे कैंडिडेटों के नाम है वो लिए जा चुके हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले 2 से 3 दिन में जननायक जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार देगी। और जो 4.5 साल में सरकार में रह करके जो काम किए हैं,
और जो लोकसभा बतौर सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने जो काम करके दिखाया है, किस प्रकार ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल में जब सरकार कर रही थी तो खुद ट्रैक्टर लेकर के संसद में दुष्यंत चौटाला जी गए थे और दोबारा किसान का गड्ढा बनाने का काम उन्होंने करवाया था। ठीक। इस प्रकार सारे काम है वो काम लेकर के चर्चा। जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा आगे करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले कृष्ण कुटेल जी बने हुए, इसके बाद से अंडा जी आपके पास आऊंगी। कुटेल साहब, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जेजेपी और इनेलो का हमारी नजरों में कोई खास अस्तित्व नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं। तो ऐसे में इनेलो को क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन है? कांग्रेस और बीजेपी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर मुसेरे भाई। पहले कांग्रेस ने जो है कि प्रदेश और देश को लूटने का काम किया है और अब भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो देश को प्रदेश को लूटने के अंदर लगी हुई है। तमाम मुद्दे जो है कि आपके समक्ष है। आप सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का है कि इन्होंने जो है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो है कि वो चंदा ऐंठने का काम किया है। और जो है कि बेरोजगारी के मामले में आज हरियाणा प्रदेश जो है कि वो नंबर 1 है, चाहे वो ओपीएस की स्कीम है, चाहे किसानों के एमएसपी की बात है, चाहे फर्जी रजिस्ट्री घोटाला है, आईडी फर्जी आईडी का मामला है, का जो है कि परिवार पहचान पत्र का मामला है। तमाम मुद्दे जो है कि वो जनता के सामने है और आज भारतीय जनता कि हम जो है कि 400 पार, लेकिन इनका नारा जो है कि वो खोखला साबित जो है कि हमें नजर होता हुआ लग रहा है कि नारा 400 पार का है और कैंडिडेट सारा ही उधार का है। लेकिन मैं रोहिला साहब को याद दिलाना चाहता हूं, जब 2014 का चुनाव था कुरुक्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा कि गली गली में चोर है और नवीन जिंदल कोयला, लेकिन आज जो है कि क्या वो नवीन जिंदल जो है कि उसका जो है कि वो चोरपना जो है कि वो हट गया है। तो ऐसा मामला जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है ईडी और सीबीआई का जो है कि शिकंजा कसकर झुका करके, लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि उनको काहे का डर है ईडी सीबीआई का, उनको कोई डर ही नहीं है। इसको जिनकी आप बात करें, नवीन जिंदल की बात करें, चाहे अन्यों की बात करें, जिनका आप नाम ले रहे हो, करें, उनको किस बात का डर है? तो पीछे नवीन जिंदल ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अगर उसको डरना होता तो वो चुनाव लड़ते। आज ये उसी डर की वजह से और भी जो है कि काला ये लोग जो है कि पहले मैंने जो है कि ऐसे काम किए हैं और भी बहुत काम किए हैं। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है कि आज ये कि बड़ा घोटाला नहीं है क्या? और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सहकारिता विभाग का जो घोटाला था वो घोटाला नहीं हुआ क्या? आज भाई बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला का जो डिपार्टमेंट था तो क्या शराब घोटाला नहीं हुआ क्या कि खाद्यापूर्ति विभाग के अंदर जो कि फर्जी बीपीएल कार्ड का जो मामला हुआ तो नहीं हुआ? लेकिन आज मुखौटा डाल करके जनता के सामने कहते हैं कि हम बने हैं और हम अच्छे लोग हैं, लेकिन आज नायक सैनिक को जो है कि बैकवर्ड कार्ड खेलने का काम लेकिन कुटेल साहब इस पर आज मनोहर लाल जी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम 2 दिन से मनाते रहे नायब साहब को कि सीएम की कुर्सी आपको संभालनी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। ऐसा सिर्फ बीजेपी में हो सकता है क्योंकि बाकी पार्टियों में उन्होंने कहा है कि लोग कुर्सी छीनने का काम करते हैं। जो मंच पर कहने की बात कुछ और होती है और टेबल की बात कुछ और होती है, लेकिन अगर वो नायब सैनी को जो है कि सीएम मानते हैं, लेकिन आज नायब सैनी जहां पर भी जाता है, चाहे वो करनाल के अंदर जाए, चाहे वो कुरुक्षेत्र के अंदर जाए, चाहे वो पानीपत जाए, बिहार में जाए, यानी मनोहर लाल क्यों साथ जाते हैं उसके? ये बीजेपी की चाल है। यानी सुपर जो सीएम जो है वो मनोहर लाल जी है, उसको जज उन्होंने प्रदान की है, लेकिन नायब सैनी का मुझे ऐसा लगता है कि जो चन्नी का हाल पंजाब में हुआ वही हाल जो है कि नायब सैनी का होने वाला है। ये बैकवर्ड का जो मामला जो ये लोगों ने चलाया है, ये फर्जी है।
तो ये नहीं ठीक है, चलिए इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हांडा जी, यहाँ पर भी लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है। तो यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत से खट्टे मीठे अनुभव देकर जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब हम एक दोराहे पर होते हैं कि दिल की सुने या दिमाग की। आज ऐसा ही एक वाकया आपके साथ शेयर करना है दोस्तों। दिल्ली में यमुना में बाढ़ आई और हमारा घर सिविल लाइंस मेन रोड पर है। वहाँ भी यमुना मैया अपना आशीर्वाद देने पहुँच गई। घर के बाहर 6 फुट पानी था, अंदर बेसमेंट में 10 फुट और ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम, बेडरूम वगैरह में 2-3 फुट पानी आ गया। खैर, एनडीआरएफ की टीम ने हम 8 जनों को 2 बार में बोट से रेस्क्यू किया और हम सुरक्षित निकल गए। लेकिन मैं इस कुदरती घटना को सिर्फ इत्तेफाक नहीं मानता, बल्कि इसके पीछे छिपे चंद संदेशों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे बेसमेंट में ऑफिस तो था ही, साथ ही पुराने बर्तन, कपड़े, फर्नीचर और ऐसा सामान था जो हमारे लिए तो बेकार था, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को दे देते तो शायद उसके काम आ सकता था। कई बार सोचा लेकिन नहीं किया। आखिर कुदरत ने कहा, ठीक है, तुम नहीं करते तो मुझे ही कुछ करना होगा, और सब कुछ बह गया। ये संदेश था कि जो चीज़ें आपके इस्तेमाल की नहीं हैं उन्हें क्यों स्टोर करके रखते हो, ज़रूरतमंद को पहुंचाओ ना। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरा, जिसके कारण घर छोड़कर टेम्परेरी शिफ्ट होना पड़ा। इसके पीछे दूसरा बड़ा संदेश था। दोस्तों, देश में करोड़ों लोग हर साल बाढ़ के कारण मुसीबतों का सामना करते हैं। हम उनके लिए क्या करते हैं, किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है। कहते हैं कभी कभार अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाकर किसी ज़रूरतमंद की दवाओं का खर्चा उठा लो तो शायद आपकी अपनी बीमारियों पर जो खर्चा होना चाहिए था वो नहीं होगा, क्योंकि आप तक बीमारी आएगी ही नहीं। इसी तरह अगर अच्छे वक्त में आप चैरिटी में कुछ इनकम का अच्छा हिस्सा देते रहेंगे तो कुदरत आपको इस तरह से नुकसान नहीं करेगी। एनडीआरएफ के हमें निकालते हुए वीडियो बाई चांस कुछ न्यूज़ चैनल पर आ गए। इसे देखकर सैकड़ों की संख्या में हमारे बीजेपी आरएसएस के मित्र, रिश्तेदार, शुभचिंतकों के फ़ोन मैसेज आए। कईयों ने कहा संवेदना व्यक्त करते हुए, भैया आपकी न्यूज़ देखी, आपका घर डूब गया, बड़ा अफसोस है। मैंने कहा दोस्त, घर डूबा है, हौसला नहीं। हम मज़े से लाइफ का वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। फ्री की बोट राइड किसे मिलती है जो हमने एंजॉय की है एनडीआरएफ की बोट में। दोस्तों, समस्याएं आती हैं और आगे भी आती रहेंगी, चाहे हंस के सह लो चाहे रो के। हौसला बना रहे, इसके लिए हंसते हंसते मुसीबत के समय को काटना चाहिए। हंसते रहेंगे तो बाकी भी आपके साथ हंसेंगे, रोकर समय काटेंगे तो अकेले ही रोना पड़ेगा। ये घटना यह भी एहसास कराती है कि चंद घंटों में कैसे ज़िंदगी की रफ्तार मानो थम सी जाती है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है, सब कुछ बदल सा जाता है जो आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन आपके हाथ में होते हैं आपके जज्बात, आपका हौसला, आपकी विल पावर, जो कभी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। जिंदगी का साथ निभाते रहो और हर फिक्र को बस धुएं में उड़ाते रहो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है, मेहमान भी बने हुए हैं, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फिलहाल हांडा जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम सारे आरोप आप पर जो लगे हैं, जवाब आप देना चाह रही थी। पहले तो मैं इनको एक बात बताना चाहूंगी, भाजपा के प्रवक्ता को जो मुझे कह रहे थे अपना दिमाग छोड़ के आ गया, तो मैं इनको कहूंगी अपने दिमाग और जबान में सोल्डरिंग करा लें, कनेक्शन नहीं है इनका। मेरे पे कुछ बात करेंगे, आपत्तिजनक टिप्पणी देंगे तो मेरे से सुनेंगे भी सही, पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं जरा, इनके कितने एमपी हैं जिनको टिकट मिल रही है और वो जिसे कहते हैं एमपी का चुनाव लड़ना नहीं चाहते। डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन पटेल, उनको अब अपना ENT याद आ गया हर्षवर्धन जी को, जसवंत सिंह, गौतम गंभीर, जसवीर सिंह, और मैं बताऊं ब्रजेंद्र सिंह, राहुल पासवान, और एक के तो खैर अश्लील वीडियो ही वायरल हो गई उपेंद्र सिंह रावत की, भाजपा के जो MP साहब थे उनके तो अश्लील वीडियो ही वायरल हो गई, उन्होंने तो खुद ही मना कर दिया, FIR कर दी बिना बात, जिसका कुछ निकलना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं जरा पहले INLD के प्रवक्ता को जवाब दे दूं जो कहते हैं कि हम भाजपा की B टीम है। आपको याद दिलाना चाहूंगी मैं कृष्ण पटेल जी की आपने मिलकर सरकार बनाई थी, तो B और C क्योंकि एक तो आप है भी एक परिवार के, चाहे वो JJP है और चाहे आपकी INLD है। एक मिनट जरा चुपचाप सुनिए, आपको सुना चुपचाप, आपको चुपचाप सुना, चुपचाप सुनिए, चुपचाप सुनिए, चुपचाप सुनिए, कृष्ण पटेल जी आपने पीछे नहीं बोलेगी। चलिए अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में। पटेल साहब आपको भी समय दिया जाएगा, एक बार सुन लीजिए, आपको भी समय दिया जाएगा। हाँ ना जी, अपनी बात रखिए। बताइए जरा, सुन लीजिए, हमें पता है चलिए मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे। पटेल साहब आपके पास लौटूंगी, लेकिन हांडा जी का जवाब एक बार सुन लीजिए। मैं बात कर रही थी, मैं इन्होंने बनाया उसके साथ, और ये हमें बताते हैं हमने लुटेरे बंदी करी। इनके 32 और 6 टीचर्स के आरोप में इनके ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल जेल में रहे, याद दिला दूं इनको मैं। बात करते हैं ईमानदारी की, आपकी नाक के नीचे राम रहीम आपकी नाक के नीचे राम रहीम कैसे पड़ा। और मैं ये भाजपा के प्रवक्ता से भी पूछूंगी, अब तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि हमसे बिना पूछे नहीं भेजेंगे। राम रहीम को बार-बार पैरोल दे रहे थे और कमर दर्द में किसी को मतलब बेल दे रहे थे, और बाकियों को क्यों नहीं बेल देते? क्यों 2 सिटिंग CM इन्होंने अरेस्ट किए? इनको डर है, घबराई हुई है भाजपा बुरी तरह से। नाम तो नहीं गिना दिए जो नहीं लड़ना चाहते, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप अपने नेताओं को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये हमारी चिंता ना करें ज्योति जी, मैं आपको एक बात बता दूं, इस टाइम बौखलाहट में जो है ये इस टाइम ये जो भी स्टेप ले रहे हैं ना, ये देखिएगा आप आने वाले टाइम में इनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। ये मेरी बात आज आप नोट करके रख लीजिए। अब मैं जवाब दूंगी, INLD का जवाब दे दिया, अब मैं JJP के प्रवक्ता को जवाब दूंगी। जो 2014 में आप उनके साथ जुड़ गए, चोर पार्टी के साथ, गंदा चोर पार्टी के साथ, जो PM केयर्स जिसे RTI में नहीं रखा, जो कि बहुत जरूरी होता है। लीजिए, आप हंसी सकते हैं, आपके पास और कोई चारा भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा था जमुना पार छोड़ के आएंगे भाजपा को, जमुना पार छोड़ने का बोला था ना, लेकिन आप भी घुस गए सत्ता में कि तुम सत्ता की मलाई चाहिए। खूब भ्रष्टाचार किया आपने मिलकर उनके साथ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जमुना पार छोड़ने गए थे ना। और फिर मैं तो ये कहूंगी, DNA तो सेम है ना, क्या वो INLD के परिवार से तो नहीं दिया हुआ ना, कोई अलग परिवार तो है नहीं। तो जो चोरियां चकारी उन्होंने करी वही आपने करी। उन्होंने राम रहीम को खूब फलने दिया अपनी नाक के नीचे सिरसा में, जिनका गढ़ है, ठीक है। और 5 लाख लोगों की पेंशन बुजुर्गों की इन्होंने बंद कर दी भाजपा ने। 10 लोगों के BPL कार्ड इन्होंने खत्म कर दिए। परमानेंट परेशानी पत्र इन्होंने शुरू कर दिया। पोर्टल खेला इन्होंने भोले भाले किसानों के साथ, उनको कैसे तंग करा। कोई उनको बाढ़ राहत का मुआवजा नहीं दिया गया। इवन की जो बीमा कंपनियां CM के कहने से या PM के कहने से खोली गई थी रिलायंस की, उसमें भी उनको सिर्फ 93 कुछ करोड़ मिला, 93.90 करोड़ मिला है। और उनको मुनाफा कितना हुआ आप देखिए। जो किसानों की फसल बीमा योजना पर 60,000 करोड़ का फायदा हुआ है, जो फसल बीमा कंपनियां थी जो आपके द्वारा चलाई गई थी, भाजपा और JJP के द्वारा मिलके। और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी कि डिप्टी CM को भी लास्ट मोमेंट पे क्यों हटाया, क्या बात थी, क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ तो आप ये था कि आपको वोट कटवा पार्टी बना रहे हैं कि आप भी 10 सीटों पर लड़ो, क्योंकि घबराहट बहुत है। लड़ेंगे आप भी 10 पर, INLD भी 10 पर लड़ेगी। तो मैं तो कह रही हूँ ना, सेम है आप लोग। और मैं इसे पूछना चाहूंगी कि ये गोभक्त बहुत बनते हैं भाजपाई, गो रक्षा। ये बता दूं मैं इनको, इनके टाइम में 600% बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है और 1
कौन सी 20 कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दे दिए, खुद क्यों नहीं बोल देते, क्यों घबराए हुए हैं ये? क्यों उन्होंने 30 जून का टाइम मांगा था? क्यों उन्होंने 30 जून का टाइम मांगा था? और जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो इनको 24 घंटे में ही देना पड़ गया। अभी भी डिटेल्स आने बाकी हैं, ये खुद नहीं बोल रहे हैं। चलिए ठीक, आगे चर्चा करेंगे। आपके सवालों का जवाब टीपू पौड़िया जी देना चाह रहे हैं, उसके बाद रोहिला जी आपके पास आऊंगी, आगे समय दूंगी, आगे समय दूंगी। हांडा जी आगे समय दूंगी, थोड़ा सा मजबूरी है। टीपू जी कुछ सवाल जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास लौटूंगी। ज्योति जी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता कमल हांडा, जो उनकी बतौर महिला मैं काफी इज्जत करता हूं, लेकिन हम टीवी डिबेट में बैठे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से हम हैं, हमें अपनी पार्टी का स्टैंड, अपनी पार्टी की विचारधारा को रखने का पूरा राइट है। लेकिन जैसे इन्होंने आईएनएलडी प्रवक्ता को बोला अरे चुपचाप सुनिए, थोड़ा शब्दों का मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा संयम रख करके ही टीवी पर बात रखी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात उन्होंने रखी कि 2014 में आप उनके साथ क्यों चले गए। मैं आपको इनको थोड़ा ठीक करना चाहूंगा कि 2014 में जननायक जनता पार्टी नहीं थी। दूसरा उन्होंने सवाल किया कि डिप्टी सीएम को क्यों हटाया। यहाँ मैं इनकी नॉलेज को दुरुस्त करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा ले लिया, और जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाता है तो पूरी कैबिनेट का इस्तीफा अपने आप ही हो जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उस बात का भी जवाब देना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी चुनाव से पहले जमुना पार करती थी और उसके बाद फिर क्यों बैठे। मैं इनको यहाँ ठीक करना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी ने जो चुनाव 2019 का लड़ा, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ा, वो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ा, आईएनएलडी के खिलाफ भी लड़ा, बसपा के खिलाफ भी लड़ा, सभी के खिलाफ लड़ा। उन्होंने अपनी वोट मांगी। और ये तो हरियाणा की जनता ने मैंडेट दिया, हमें 10 सीटें दी। हरियाणा की जनता 40 सीटें देती है, गठबंधन की जरूरत ही नहीं थी। ये तो हमारे संविधान ने हमें ताकत दे रखी है कि पोस्ट लाइन्स भी कर सकते हैं, प्री लाइन्स भी कर सकते हैं। तो ये तो हरियाणा की जनता ने तय किया कि गठबंधन होगा, और जिन शर्तों पर हमने गठबंधन किया, हमने 4.5 साल वो काम करके दिखाए, और उन्हीं कामों को लेकर के हम हरियाणा की जनता के बीच में जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे चर्चा करेंगे, जवाब लूंगे हांडा जी आपसे, लेकिन उससे पहले रोहिला साहब एक बड़ा आरोप की ये कह रहे हैं, विपक्षी आपसे कह रहे हैं कि नारा तो 400 पार का है, लेकिन कैंडिडेट तो आपका उधार का है। अब पहले तो मैं आनंद जी को जवाब दूंगा। बड़े रिपोर्टर की बात करी उन्होंने, ठीक है ना। तो आपके सुनिए आप थोड़ा यादाश्त भी ठीक रखिए, तुमने थोड़ा ठंडा पानी दिया है, गर्मी होने लग रही है, ठीक है। तो आपके जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ये कहा कि पोर्टल में हम पहले तो पोर्टल का मुखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब जनता ने रिस्पॉन्स भी दिया तो बोले पोर्टल में हम सुधार करेंगे, ठीक है। ये दोनों बयान आपके नेताओं के हैं। दूसरी वीडियो भेज दूंगा, मान जाएगा भी आपको, ठीक है, मान जाएगा भी। दूसरी बात, आपके जो बड़े नेता हैं, एक भी नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। शहजाद जी ये बोलने के लिए मुझे तो विधानसभा में इंटरेस्ट है। रणदीप सुरजेवाला जी जयपुर जाके राज्यसभा सांसद बड़ी मुश्किल से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2 बार ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैं तो विधानसभा लड़ूंगा, मैं तो उसका लीडर हूँ अपोजिशन का, मुझे क्या करना है। क्योंकि उन्हें जो सोनीपत में दुर्गति हुई थी 1.5 लाख से, जो सोनीपत की जनता ने उनको घर बिठाने का काम किया था, औकात दिखाई थी सोनीपत और रोहतक में, तो उनको फिर दोस्तों में हो जाएगा था, ठीक है ना। तो आपके नेताओं का मोरल खत्म हो चुका है, बिल्कुल कोई सामने आ नहीं रहा। आप रोज चर्चा करते हो और आप कोई पुराना रिकॉर्ड लेके टाइम करते हो, ठीक है। बार बार आपके नेताओं की का हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। 400 पार का हमारा नारा है, वो जनता ने दिया है, ठीक है ना। अपने 14 फसलें एमएसपी पे भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने खरीदी थी, आगे भी खरीदेंगे। 12,000 करोड़ रुपए का मुआवजा 9.5 साल में श्री मनोहर लाल जी और श्री नायब सैनी जी की सरकार ने दिया है,
ठीक है ना। आपके जो नेता थे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब सीएम थे तो 5-5 रुपए के 2-2 रुपए के चेक आते थे और वो सारे चेक 200 मिलियन वायरल हुए। इसलिए विकास पे डेवलपमेंट पे बात मत करो, आप अपना घर संभाल लो। आप लोग 0 पे आउट हो गए अगली बार, आप लोग 0 पे आउट होने वाले। और एक बात, जो भारतीय जनता पार्टी में आएगा उनका स्वागत है, क्योंकि उससे रीति नीति पसंद है तो आएगा वो। पूर्व मुख्यमंत्री की बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में आना तो आसान है, लेकिन उसकी नीतियां उसके अंदर आए, आत्मसात हो तो वो तो समय तय करेगा ना। तो भारतीय जनता पार्टी मानने वालों का स्वागत करते हैं हम लोग। वो हमारी नीति नीतियों का अपना मान्य हो, क्या दिक्कत है उसमें? अगर वो देश में विकास में योगदान देना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? तो इसलिए संयम रखा कीजिए, आगे आने वाले समय में और दर्द मिलेंगे आपको। ठीक, लेकिन कुटेल साहब बोल रहे थे ना कि ये टेबल की बात अलग होती है और मंच की बात अलग होती है, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो मनोहर लाल जी के बयान पे, जब उन्होंने कहा कि 2 दिन से उनको मनाया जा रहा था कि आप मुख्यमंत्री का वो भार संभालिए, तो वो ये कह रहे थे कि नहीं, उन्होंने कहा कि ओबीसी कार्ड खेला गया सीधे सीधे। यहाँ पर आवाज आपकी नहीं आ रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व परिवर्तन करने जा रही है, तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में गए, उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया। आज कल आप पंचायत का मेंबर नहीं छोड़ सकता, इस्तीफा दे सकता कोई। तो भारतीय जनता पार्टी में तो त्यागी तपस्वियों की पार्टी है, त्यागी तपस्वियों की। ठीक है ना। यहाँ तो विधानसभा में गए, इस्तीफा दे दिया विधायकी से, कैबिनेट की मीटिंग हुई तो इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से और सीएम हाउस छोड़ दिया। और ये जो कांग्रेसी है या जो विपक्षी जो अमेरिकन आरोप लगा रही है, ये परिवारवादी पार्टियां, इन पार्टियों का हरियाणा की जनता हिसाब करेगी प्रकार की बात। ठीक, चलिए हांडा जी आपके सवालों का कुछ जवाब देना चाह रही हैं। हांडा जी, उसके बाद कुटेल साहब आपके पास आऊंगी। जी, मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगी रोहिला जी को, जो इनके मेरे को बताते मेरी यादाश्त कमजोर है, मेरी यादाश्त बहुत अच्छी है। इस उम्र में भी सीनियर सिटीजन हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप क्यों नहीं आप सर हुड्डा साहब का नाम लिए बिना आपका काम लीजिए। आपने कहा भाजपा त्यागी और तपस्वियों की सरकार है, ये क्यों नहीं कहते त्यागीकारी बलात्कारी भ्रष्टाचारियों की सरकार है? चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह ले लीजिए, चाहे कुलदीप सिंह ले लीजिए, सबको आप बचावे, चाहे कठुआ का पुजारी हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो। मैं एक बार पूछना चाहूंगी, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट देंगे इस बार? थोड़ा बताना मुझे सोच के, जब टाइम आएगा आपका। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने कहा बीजेपी में आना आसान है। हाँ भाई, जिसने भ्रष्टाचार करना बहुत आसानी से बीजेपी में आ सकता है या ईडी सीबीआई के दबाव में भी आ सकता है। एक चीज मैं आप कहना चाहूंगी, इनके आका का जो बयान था कि हमने जो ईडी सीबीआई के छापे में संपत्तियां हमने जो जब्त की है तो गरीबों में बांटा जाएगा। तो मैं पूछना चाहूंगी रोहिला जी, क्या ये चीज आपके संज्ञान में है? जो कब पार्टी जाएंगी, झूठी बोल रही है आप? झूठी बोलेंगे, मुझे पता है। दूसरी बात, इनकी 1 मिनट, ये कह रहे हैं कमाल हो गया, ठंडा पानी खुलो आप। अरे भाई सवाल भी आप देंगे, जवाब भी आप देंगे, अभी का कार्यक्रम पढ़िए, थोड़ा चिंता रखिए। आपका तो घूम ही गया है, झूठ बोल बोल के आपका तो घूम ही गया है, पता ही नहीं चलता आपको। और 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन के इन्होंने कार्ड काटे, 10 लाख बीपीएल के इन्होंने काटे, 5 लाख का बच्चा 5 लाख का बच्चा 5 लाख कमाते जा रहे हैं। और इन्होंने पोर्टल से इतना परेशान किया, नहीं कहा रुक जाओ। पोर्टल के माध्यम से इन्होंने जनता को कितना परेशान किया। आईटी अपनी चेंज करवाने जाते हैं तो लोग रिश्वत मांगते हैं, और रिश्वत मांगते हैं तो कभी कहते हैं परेशान करते हैं। इसलिए उनका सामने कहा कि पोर्टल को खत्म कर देंगे। क्यों हर एक की चीज पर नजर रखना चाहते हैं? और आप कहते हैं आपके प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री ने अपना मुख्यमंत्री निवास छोड़ दिया। पंजाब और हरियाणा के बीच में उसके बारे में भी थोड़ी बात। छोटा सा जवाब रोहिला जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद कृष्ण कुटेल जी आपके पास। रोहिला जी, छोटा सा जवाब, 15 सेकंड आपके पास। 5 सेकंड बस। तो मैं कहकर खर्ची पट्टी की बहुत बात करते हैं कि पहले खर्ची पट्टी होती थी, अब नहीं होती। 35 पेपर लीक होके, अरे सुन लो भाई, सुन लो। अब उन्होंने ये कहा अपनी छिपा गई कि हुड्डा साहब ने ये भी कहा था हम इसमें सुधार करेंगे।
सुनिए मेरी बात, 14 लाख राशन कार्ड उन लोगों ने दिए हैं जिन लोगों को 70 साल में आप लोगों ने लूटा है, ठीक है ना? चलिए ठीक है, चलिए ठीक, किनको सालों सुविधाएं दी जा रही है ऑनलाइन, कहाँ से हो रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, लौटूंगी दोनों के पास लौटूंगी। ऑनलाइन सेवाएं हैं वो घर में पहुंचा दी, और बना दिया, कुछ नहीं आपके चलिए ठीक है, दोनों के पास लौटूंगी, घूम फिर के आप लोग वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, कृष्ण कुटेल साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये कह रहे हैं कि लोग भाजपा में अगर शामिल भी हो रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है उससे? बीजेपी वाले कह रहे हैं। आपने मुझसे पूछा? नहीं, कृष्ण कुटेल साहब से मेरा सवाल है। हाँ जी बोलिए। ये लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर लोग शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर वो शामिल हो रहे हैं, वो जुड़ना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? देखिए, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर शामिल नहीं हो रहे, लेकिन वो सीबीआई ईडी की जो रेड है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से डाली जा रही है, उसके डर से जो है कि लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस चीज को लेकर के बीजेपी हमेशा ये कहती आई है कि ईडी, सीबीआई और ये जो ईवीएम है, इन्हीं पर ठीकरा फोड़ते रह जाती है विपक्ष। दूसरा, ज्योति जी, जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हो वो आपके प्रदेश में देखा, कांग्रेस और बीजेपी चाहती है कि हम 10 की 10 जीतने का काम करें। दोनों झूठे हैं, दोनों रोहिला जी, हांडा जी और रोहिला जी, थोड़ा सा कृष्ण कुटेल साहब को भी सुन लीजिए, बहुत देर से आपको सुन रहे हो। आप दोनों के पास लौटूंगी, थोड़ा सा उनको भी सुन लीजिए, कुटेल जी को सुन लीजिए थोड़ा सा, आप दोनों को बहुत देर से सुन रहे हैं वो, अभी कुटेल साहब को सुन लीजिए। ज्योति जी, दोनों पार्टियां बड़ी झूठी पार्टी है, झूठ बोल करके राजनीति करती है। कांग्रेस भी कह रही है हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, बीजेपी भी कह रही है कि हम 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 लोकसभा के ऊपर अपना परचम लहराने का काम करेगी। वो बीजेपी भी सुन ले और कांग्रेस भी सुन ले, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को जो है बुढ़ापा पेंशन देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। दूसरा जो है कि काम के बदले अनाज की स्कीम चला करके लोगों को मजबूत करने का काम किया है। गरीब छात्रों को प्रतिदिन 1 रुपया अगर मिल जाएगा तो उसको 1 रुपया जो देने के काम योजना जो लागू करने का काम किया वो इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है। दूसरा, किसानों को जो है उनकी फसलों का मुआवजा देने का काम किया है। बैकवर्ड कम्युनिटी हो या अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, उसके गाँव के अंदर चौपालों का जो अनुदान देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है। प्रसूति के समय के अंदर जो है उनको लाभ देने का काम वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है। अन्नदान योजना जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने की है। दूसरा जो है कि छात्रों को रोजगार भत्ता देने का जो काम किया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है। और बसों के अंदर किराया फ्री जो है कि छात्रों को जो है कि वो स्कीम लागू करने का काम जो है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल घोटाला सरकार ने किया है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है और कांग्रेस ने क्या किया? वो तो लगातार वो बता ही रहे हैं हमने ये किया वो क्या। खैर ठीक है, फिर भी जवाब लूंगी उनसे, लेकिन पौड़िया साहब फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, उसके बाद आप दोनों के पास लौटूंगी। पौड़िया साहब, पूरी डिबेट पे फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। ज्योति जी आऊंगे, हांडा जी आपके पास भी आऊंगे। ज्योति जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि बतौर जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता, आज जो लोकसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, उस लोकसभा चुनाव में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन और किस प्रकार आपको जननायक जनता पार्टी का जो प्रतिनिधित्व या जननायक जनता पार्टी की आवाज आपको लोकसभा में देखने को मिलेगी। और हरियाणा की जनता दुष्यंत चौटाला का आशीर्वाद देगी और लोकसभा में हमारे सांसद ज्यादा से ज्यादा चुन करके जाएंगे। आप लोग किसी दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते, बस आपस में ही दोनों जने बोलते रहते। एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके जब तक नहीं बोलेंगे कौन आपको सुनेगा? तीसरा आदमी बोल ही नहीं पा रहा।
समस्या ये है कि दूसरे आदमी को कोई सुन ही नहीं पाता, ना तो लोग सुन पाते हैं ना तो आप लोग एक दूसरे को सुन पाते हैं। हांडा जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए इस मामले में, फिर उसके बाद रोहिला साहब आपके पास आऊंगे। हाँ जरा इसका सवाल दोहराइएगा जरा। हाँ रोहिला साहब आप खुद ही अपना सवाल दे दीजिए। जी बताइए। क्या मेरे को सवाल समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए। ज्योति जी आप बोलिए। पूरी डिबेट पे फाइनल कमेंट आप दीजिए। बैकग्राउंड पे आप दो लोग बोल रहे हैं, ना तो आप एक दूसरे को सुन पा रहे हैं तो लोग आपको सुन पा रहे हैं। आ नहीं सकती कभी कागज के बिलों से 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया प्रदेश पर। कहाँ खा गए ये लोग। किशन पटेल जी आपने जो रोजगार दिया वो आपने किसानों से घूस लेकर दिया, इसलिए 10 साल जेल काटी, ठीक है। और आपकी नाक के नीचे राम रहीम जो है खूब फला फूला, आपने रोका नहीं उसको। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि बीजेपी सिर्फ गुमराह करने का काम करती है और कुछ नहीं करती। जेजेपी इनकी पार्टी है, तो मुझे लगता है किशन पटेल जी की पार्टी होगी, क्योंकि 10 रुपए वो भी लग रही है जेजेपी पर। चलिए ठीक है रोहिला साहब 15 सेकंड आपके पास, फाइनल कमेंट आप दीजिए, उसके बाद से समय हो रहा है। रोहिला साहब फाइनल कमेंट पूरी डिबेट पे। जी हम अपने मुद्दों के साथ जनता में जाएंगे और 10 की 10 सीटें जीतने का काम करेंगे। और मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया हरियाणा को 10 की 10 उसमें 412 में हम अपना योगदान दे पाएंगे। एक बात। दूसरी बात जो हमारे आम है जो नेता कार्यकर्ता पार्टी से पटेल साहब के तो क्या बताऊंगा, इनके तो प्रदेश में बैठे वो आया बीजेपी हो गई गई हम तो, ठीक है ना। ठीक है, आने वाला समय बताएगा पार्टी किस पर, जो जनता है वो किस पार्टी पर भरोसा करेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तैयारियां भी सभी पार्टियों की चल रही है, जुबानी हमले भी चल रहे हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।